अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे IFRS 3 एंड 10 जो कंसोलिडेशन से रिलेटेड हैं। IFRS 3 हमारे पास बिजनेस कॉम्बिनेशंस का है और IFRS 10 हमारे पास कंसोलिडेशन ऑफ स्टेटमेंट्स का है। प्रैक्टिकली इन दोनों चैप्टर्स को, इन दोनों IFRS को हम इन कॉम्बिनेशन इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद ही हमारे पास स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट किया जाता है। तो जो डेटा हम लोगों ने IFRS 3 में फाइंड किया होता है उसको हम IFRS 10 में यूज़ करते हैं। तो थ्योरेटिकली ये दोनों हमारे पास अलग-अलग IFRS हैं, लेकिन न्यूमेरिकली एंड प्रैक्टिकली हम लोगों ने इनको एक साथ सॉल्व करना है। तो इसलिए हम इनको इन कॉम्बिनेशन यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस की कॉन्सेप्ट्स और जो भी टर्म्स इस चैप्टर के अंदर यूज़ होती हैं वो डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है देन स्किप टू द अदर वीडियो। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिक से लेकर कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपने कंसोलिडेशन को पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ पढ़ के इसको समझ सकेंगे और इसका क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो बहुत बेसिक से लेकर एंड तक हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद दिस सीरीज़ और इंशाल्लाह आप इस वीडियो सीरीज़ के बाद पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसकी तरफ आ जाते हैं, डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। कॉन्सेप्ट्स हमारे पास इसमें कुछ तो बहुत बेसिक हैं, यानी डेफिनेशंस कुछ बहुत बेसिक हैं जो आपको पहले से आती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन से स्टार्ट कर लेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसी ट्रांज़ैक्शन है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइज़ेशन दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन का कंट्रोल एक्वायर करती है। यानी पार्टी ए ने किसी इवेंट या ट्रांज़ैक्शन के थ्रू पार्टी बी का कंट्रोल एक्वायर कर लिया। आई हैव हाइलाइटेड अ वर्ड कंट्रोल हियर, रिमेंबर दिस। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि एक पार्टी ने पार्टी बी का कंट्रोल एक्वायर कर लिया। इसी तरह पेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन वो होती है जो अपनी सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पेरेंट को हम लोग कह देते हैं मदर एंड सब्सिडियरी को हम लोग कह लेते हैं चाइल्ड। तो मदर अपने चाइल्ड को कंट्रोल करती है, ये हमारे पास एक पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप होता है। तो सब्सिडियरी हमारे पास क्या होगी, जो कंट्रोल हो रहा होगा। यानी मदर हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड हमारे पास सब्सिडियरी है। फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब हमारे पास ग्रुप क्या है, मदर और चाइल्ड को अगर इन कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन जाता है। याद रहे कि इसमें कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ये ग्रुप नहीं होगा। इट वुड बिकम ग्रुप ओनली व्हेन देयर इज कंट्रोल। मदर और चाइल्ड के बीच में कंट्रोल होना ज़रूरी है। इसी तरह हमारे पास जैसे एसोसिएट्स होते हैं, उसमें कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम उनको पेरेंट या सब्सिडियरी नहीं कहते, एसोसिएट कहते हैं। तो पेरेंट और चाइल्ड है हमारे पास, इसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। जो एसोसिएट्स होते हैं वो हमारे पास ग्रुप में नहीं आते, बिकॉज दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पेरेंट। इनको आप कजन्स कह सकते हैं कि ये हमारे कजन्स हैं जिनके साथ रिलेशनशिप तो है लेकिन उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी क्या होती है, कि अगर पेरेंट का 100% कंट्रोल है तो होली ओन्ड सब्सिडियरी है। पेरेंट ने चाइल्ड को 100% कंट्रोल किया हुआ है। अगर पार्शियली ओन्ड है तो लेस देन 100% कंट्रोल होगा, यानी थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं लेकिन ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते। तो ये आपको यहाँ पे होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अब ऊपर तीनों जगह मैंने कंट्रोल को हाईलाइट किया हुआ था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कंट्रोल कब होता है। Investor controls an investee if and only if all of the following are there. तीनों कंडीशंस का होना मस्ट है। इनमें से अगर एक कंडीशन भी नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। पेरेंट अपने चाइल्ड को तब कंट्रोल करेगा जब इसके पास ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी उसके पास पावर होगी इन्वेस्टी के ऊपर,
एक पावर होगी। अब पावर को मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, पावर क्या चीज़ है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पावर का होना ज़रूरी है। एक्सपोजर एंड राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स, यानी सब्सिडियरी में से जो भी अर्निंग होती है उसमें से वेरिएबल रिटर्न्स उसको मिलते हैं, पेरेंट को मिलते हैं। जो भी अर्निंग होती है उसके रिटर्न्स पे उसका राइट होता है, तो उस राइट की वजह से उसका कंट्रोल होता है। एंड एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर इन्वेस्टी, कि हमारे पास पेरेंट के पास एक एबिलिटी है कि वो इस पावर को यूज़ कर सकता है। अगर उसके पास पावर हो, उसे यूज़ ना कर सकता हो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज़ यूज़लेस। लेकिन अगर उसके पास पावर है, उसके पास राइट है और वो इस पावर को यूज़ कर सकता है, देन ओनली ही कुड एक्सरसाइज दी कंट्रोल। इसीलिए इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल के लिए। अब क्वेश्चन में आपके पास इन तीनों पॉइंट्स के अलावा कोई एडिशनल पॉइंट भी दिया जा सकता है, आप उसको कहेंगे कि ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, वो थर्ड का होना ज़रूरी नहीं है, इन तीनों का होना ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई स्किप होता है, लेट्स से ये पॉइंट नहीं देता एग्जामिनर, तो आप कहेंगे कि तीनों कंडीशन का होना ज़रूरी था, इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। तो इस किस्म का क्वेश्चन आपके पास टेस्ट हो सकता है। अब हमारे पास कंट्रोल डायरेक्टली भी एक्सरसाइज किया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। यानी एक पेरेंट के पास कंट्रोल तब होगा जब उसके पास मोर देन 50% ऑफ शेयर्स होंगे। अगर उसके पास मोर देन 50% ऑफ शेयर हैं तो हमारे पास कंट्रोल होगा, अदरवाइज हमारे पास कंट्रोल नहीं होगा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उसके पास लेट्स से 50% शेयर्स नहीं हैं, तब भी डी फैक्टो कंट्रोल हो सकता है। डी फैक्टो एज इन मैटर ऑफ फैक्ट कंट्रोल, यानी लेट्स से उसके पास 30% शेयर्स हैं, लेकिन उसके पास इतनी पावर है कि बाकी शेयर होल्डर्स इतने स्मॉल नंबर्स हैं, स्मॉल नंबर के शेयर्स हैं उनके पास, कि वो एक पावर को एक्सरसाइज कर सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो तब भी हमारे पास ये कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है थ्रू इट्स सब्सिडियरीज। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ए है हमारे पास और एक ऑर्गेनाइजेशन बी है और एक सी है। ए के पास बी के 40% शेयर हैं और बी के पास और सी के पास, लेट्स से सी के पास बी के 80% शेयर्स हैं और ए जो है सी को भी ओन करती है लेट्स से 50%। तो अब हमारे पास क्या है कि डायरेक्टली ए के पास 40% कंट्रोल है, बी का 40% कंट्रोल ए के पास है, प्लस इसमें से जो भी सी का शेयर है उसमें से भी हाफ कंट्रोल ए का है, तो 80 का हाफ हम कर लेते हैं, 40% इसके पास फर्दर कंट्रोल हो गया, तो हमारे पास 80% टोटल कंट्रोल हो गया बी के ऊपर। तो डायरेक्टली तो ये उसको कंट्रोल नहीं करती थी, डायरेक्टली तो इसके पास पावर नहीं थी, लेकिन थ्रू सी अब इसके पास इतनी पावर हो गई है, अब 80% पावर हो गई है कि ये बी को कंट्रोल कर सके। तो इस तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है। तो डायरेक्ट कंट्रोल है हमारे पास और इनडायरेक्ट कंट्रोल है और एक डिफेक्टो है। तीसरा ये कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर होल्डर्स ने ये डिसाइड किया हुआ हो कि ठीक है पेरेंट हमारे ऊपर एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकता है, यानी कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है, तब भी ये हमारे पास कंट्रोल होगा। तो ये कंट्रोल की कुछ बेसिक डेफिनेशन और इसके अलावा सिनेरियोज हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास फर्दर आता है पावर। पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर अगेन, कि पावर कैसे अराइज होती है, कब हम कहेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है। तो जब भी हमारे पास राइट्स होंगे तो पावर अराइज होगी। पावर इज रिलेटेड टू द राइट्स। जब भी राइट हैं तो वहाँ पे पावर है, ठीक है। और किस किस्म के राइट्स हो सकते हैं हमारे पास? वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, अपॉइंट, रीअसाइन और रिमूव द इन्वेस्टेड की मैनेजमेंट पर्सनल, कि हमारे पास की मैनेजमेंट मेंबर्स को पेरेंट जो है रिमूव भी कर सकता है, रीअसाइन भी कर सकता है, अपॉइंट भी कर सकता है, किसी और एंटिटी को अपॉइंट भी कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर एंटर हो सकता है जो इन्वेस्टर के अपने बेनिफिट के लिए हैं, यानी पेरेंट सब्सिडियरी से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करवा सकता है, मेजर ट्रांजैक्शंस जो अपने बेनिफिट के लिए हों इन्वेस्टर की। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हैं
डायरेक्ट द रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के ये हमारे पास एक्टिविटीज़ रेलिवेंट एक्टिविटीज़ टू द बिजनेस हमारे पास ये कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें हमारे पास पावर में आती हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं होती, कुछ और मेजर डिसीजंस अगर हमारे पास होंगे और अगर पेरेंट के पास कुछ ऐसा राइट है कि वो उन डिसीजंस को अफेक्ट कर सकता है, तो वो भी हमारे पास पावर होगी। अब हमने इस लास्ट पॉइंट में रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को देखा, तो हम देख लेते हैं कि रेलिवेंट एक्टिविटीज़ किन्हें कहते हैं। एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज़ जो इन्वेस्टी के मेजर रिटर्न्स को इफ़ेक्ट करती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो यू कुड से कि उसकी मेजर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो रेलिवेंट एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाती हैं कि उसकी हमारे पास सेलिंग एंड परचेजिंग हो सकती है, उसके पास एसेट्स की मैनेजमेंट हो सकती है, कुछ एसेट्स की एक्विजिशन हो सकती है, फंडिंग हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टी अपना रिटर्न या अपना प्रॉफिट कमाता है। अगर पेरेंट के पास कुछ इस किस्म का राइट होगा, वो इसकी रेलिवेंट एक्टिविटी को डायरेक्ट करता है, तो उसके पास पावर होगी। अब ये चीज़ें हमारे पास रेलिवेंट एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं, जो मैंने ऑरली आपको बता दी हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ तो आपको ऑलरेडी आते होंगे और अगर कुछ नहीं आते तो हम यहाँ पे उनको कवर कर लेते हैं। तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी पेरेंट की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास सब्सिडियरी ए की होगी, बी की होगी। ये अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं। इनको हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर किसी दूसरी एंटिटी के स्टेटमेंट का कोई इफ़ेक्ट, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। लेकिन अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए, ए प्लस बी को कंबाइन कर दिया जाए, तो हमारे पास स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट हो जाएंगी। तो उनको हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि पेरेंट शुड इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स सब्सिडियरीज, कि पेरेंट ने अपनी सारी सब्सिडियरीज जिन जिनको वो ओन करता है, होली या पार्टली, उन सब को कंसोलिडेट करना है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सब्सिडियरी जो है वो छूट जाए बीच में से। उसने हमेशा हर सब्सिडियरी को अकाउंट फॉर करना है अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। उसके अलावा गुडविल हमारे पास है। गुडविल एक ऐसा बेनिफिट है जो एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन अकाउंट फॉर होता है। पहले अगर सब्सिडियरी की हमारे पास स्टेटमेंट थी, उसके अंदर गुडविल स्टैंड अलोन में नहीं होती, लेकिन जब वो कंबाइन हो जाते हैं, जब एक्विजिशन होती है, जब एसेट एक्वायर होते हैं और पेरेंट एसेट की वैल्यू से ज़्यादा कुछ पे करता है, तो वो गुडविल होती है। और इसलिए ज़्यादा पे करता है क्योंकि उस बिज़नेस की वैल्यू उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ अज़्यूम होने के बाद ज़्यादा होती है, इसलिए गुडविल हमारे पास रिकॉग्नाइज़ हो जाती है। और ये बिज़नेस कॉम्बिनेशन में रिकॉग्नाइज़ होती है, इंडिविजुअली ये रिकॉग्नाइज़ नहीं हुई भी होती स्टेटमेंट्स के अंदर। जब कुछ बिज़नेस एक्वायर किया जाता है, उसमें हम लोग गुडविल को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास फेयर वैल्यू है, कि फेयर वैल्यू ऐसी प्राइस है जो हम लोग किसी एसेट को ट्रांसफ़र करने में रिसीव करते हैं, या एसेट को सेल करेंगे तो उस दिन हमें क्या प्राइस मिलेगी, उसे फेयर वैल्यू कहते हैं। या फिर कोई लायबिलिटी हमने अज़्यूम करनी है, तो हमें उस लायबिलिटी के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये भी हमारे पास फेयर वैल्यू के अंदर आ जाता है। इसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं कि हम इनको कंसोलिडेट क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी है हम लोगों को कि इनकी स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया जाए। तो जब भी एक पेरेंट एक्वायर करता है सब्सिडियरी को, एक पेरेंट एक्वायर कर लिया एक पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडियरी को, हम इनको पी और एस लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आए। पेरेंट ने एक्वायर किया सब्सिडियरी को, अब प्रैक्टिकली ये अपना फंक्शन कर रहा होगा, ये अपना फंक्शन कर रहा होगा, लेकिन रियलिटी में कार्ड्स के ऊपर या पेपर फॉर्म के ऊपर तो इनकी अपनी-अपनी स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा होगा, पेरेंट इसके ऊपर कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा होगा, कुछ पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा। उसकी वजह से सब्सिडियरी के जो फंक्शंस हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। और अब ऐसा है कि
अगर पेरेंट की लेट्स से 10 सब्सिडियरीज हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूज़र जो हैं स्टेटमेंट्स के जो यूज़र्स हैं हमारे पास वो 10 सेपरेट सब्सिडियरीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें और उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करें। इसलिए उनकी स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाता है ताकि वो एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के तौर पे हमारे पास सामने आए, क्योंकि पेपर्स के अंदर तो बेशक वो अलग हों लेकिन इन रियलिटी वो एक यूनिट की तरह काम कर रहे होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे होते हैं। इसलिए एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए भी ज़रूरी है और इंटरनल यूज़र्स के लिए भी ज़रूरी है कि उनके स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि उनकी मीनिंग और उनकी रेलेवेंस जो है वो समझ आ सके, ताकि कोई एक्सटर्नल यूज़र कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वो डिसीजन ले सके। अब हम लोग किसके कहने पे स्टेटमेंट्स बनाते हैं? कौन से आईएफआरएस हैं जो हमें कहते हैं कि स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट किया जाए? बाय लॉ है या हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं? यहाँ पे देख लें कि आईएफआरएस 10 हमारे पास स्टेट करता है कि पेरेंट ने ज़रूरी स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन आईएफआरएस 10 के मुताबिक हम लोगों ने स्टेटमेंट्स मस्ट बनानी है और हमने ऊपर डिस्कस कर लिया कि पेरेंट अपनी तमाम सब्सिडरीज को इंक्लूड करेगा अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर। तो हमारे पास ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, हमने ऊपर कहा कि हर पेरेंट को बनानी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं जब व्हेन पेरेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू एसोसिएट और consolidate the statements, sorry, not associate, when parent is not required to consolidate the statements। तो वो हमारे पास क्या एक्सेप्शंस हैं ये देख लेते हैं। पेरेंट इन सिचुएशंस के अंदर स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट नहीं करेगा। अब ये सारी कंडीशंस जो हैं ये सब फुलफिल होनी चाहिए टू लेट पेरेंट नॉट कंसोलिडेट। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मिस हो गई तो कंसोलिडेशन होगी। तो याद रहे कि ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले कि अगर पेरेंट जो है उसको खुद भी कोई ओन करता हो, यानी पेरेंट खुद भी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी हो। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको कि एक अल्फ़ाबेट, हमारे पास अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन है, उसकी सब्सिडियरी हमारे पास गूगल है और गूगल की सब्सिडियरी हमारे पास यूट्यूब है। अब यहाँ पे क्या है कि गूगल एक पेरेंट है यूट्यूब का और गूगल का अपना एक पेरेंट है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, यानी गूगल खुद भी एक सब्सिडियरी है और इसकी फर्दर भी एक सब्सिडियरी है। तो इस तरह भी हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि एक कंपनी की सब्सिडियरी हो लेकिन वो खुद भी किसी की सब्सिडियरी हो, तो इस तरह की चेन भी चल सकती है। और ये एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने आपको बताई है, गूगल से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं और यूट्यूब से भी, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन से भी। तो ये खुद सब्सिडियरी है अल्फ़ाबेट की और यूट्यूब इसकी सब्सिडियरी है। तो अगर यहाँ पे पेरेंट किसी और की सब्सिडियरी हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडियरी हो या फिर किसी या तो होली ओन्ड सब्सिडियरी है या फिर पार्शली ओन्ड सब्सिडियरी है, लेकिन पेरेंट को उसके शेयर होल्डर्स ने या स्टेक होल्डर्स ने अलाउ कर दिया है, ऑनर्स ने अलाउ कर दिया है कि आप स्टेटमेंट ना बनाएं, तो इस सिचुएशन के अंदर उसको अलाउड होगा कि वो स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट ना करे। लेकिन उसके बाद ये तीनों कंडीशंस भी होनी चाहिए साथ। अगर ये तीनों कंडीशंस नहीं है तो फिर हमारे पास वो कंसोलिडेट करेगा। अब ये पॉइंट नंबर 1 दोबारा समझ लेते हैं अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया यूट्यूब गूगल के एग्जाम्पल के बाद भी। हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पास पेरेंट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और पेरेंट का कोई और पेरेंट भी है जो कि ग्रैंड पेरेंट है। तो अगर ग्रैंड फादर पेरेंट को या फादर को फुली ओन करता है तो उसको इजाज़त होगी कि वो स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट ना करे। या फिर अगर ग्रैंडफादर जो है फादर को लेट्स से फुली ओन नहीं करता, 60% ओन करता है,
और शेयर होल्डर्स ने फादर को अलाउ कर दिया है कि वो स्टेटमेंट ना बनाए, यानी शेयर होल्डर्स इसके बच्चों ने फादर को अलाउ कर दिया है कि वो स्टेटमेंट्स ना बनाए, तो तब भी उसको परमिशन होगी कि वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ना बनाए। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 भी फुलफिल होने ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। इन 2 पॉइंट्स के अंदर और है और रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स में एंड है, तो ये मस्ट होने चाहिए हमारे पास कि इसके इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी पब्लिक मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड या ट्रेड नहीं होने चाहिए, ट्रेड भी नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात कि इसने अभी तक इशूइंग के लिए सबमिट भी नहीं कराई हुई, कोई ऐसी फाइल जो है इसने सबमिट नहीं कराई हुई जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग देगी हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के अंदर या पब्लिक मार्केट के अंदर, तो भी ये कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा थर्ड कंडीशन ये है कि जो पेरेंट है यानी जो ग्रैंड पेरेंट है वो अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करता हो। अगर ग्रैंड पेरेंट स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर पेरेंट को इजाज़त नहीं होगी कि वो अपनी स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट ना करे। तो इसको हम समराइज़ कर लेते हैं क्विकली कि या तो होली ओन्ड होगा या फिर पार्शियली ओन्ड होगा, तो अ, हमारे पास स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट नहीं होंगी। होली ओन्ड की कंडीशन में तो हमारे पास इसके साथ एक्स्ट्रा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन पार्शियली ओन्ड में हम लोगों के पास ये कंडीशन है कि ऑनर ने उसे अलाउ किया है। तो ऑनर्स अगर उसे अलाउ करेंगे तो उसको इजाज़त है कि वो कंसोलिडेट ना करे। उसके अलावा ये 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है कि उसके शेयर्स जो हैं इक्विटी पब्लिक मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होनी चाहिए, कोई फाइल भी उसने सबमिट नहीं कराई हुई इशूइंग के लिए, और ये कि उसका पेरेंट यानी जो ग्रैंड पेरेंट है वो भी अपनी स्टेटमेंट्स को कंसोलिडेट करता है विद इट्स सब्सिडियरी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, दिस वाज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन थोड़ा सा समझने में इसको डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा हर पेरेंट जो है स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करेगा। अब हमारे पास कुछ और इश्यूज़ हैं जो हम देख लेते हैं। दीज़ आर ईज़ी वंस कि रिपोर्टिंग डेट हमारे पास सेम होनी चाहिए किस-किस की, पेरेंट की और सब्सिडियरी की, कि जिस दिन हम स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं उस दिन हमारे पास स्टेटमेंट्स सेम डेट की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मार्च की स्टेटमेंट्स, हम मार्च में पेरेंट की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं और सब्सिडी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो लेट्स से हम जून की ले रहे हैं, तो जो 3-4 मंथ्स का डिफरेंस आ जाएगा उसकी वजह से हमारे पास कंपैरेटिबिलिटी भी नहीं होती और स्टेटमेंट्स को कंबाइन करना प्रैक्टिकल भी नहीं होता। कि अगर डेट सेम नहीं है तो हम 2 डिफरेंट डेट्स के इवेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकली रॉन्ग है। तो हमारे पास रिपोर्टिंग डेट जो है वो सेम होनी चाहिए, और अगर डिफरेंस है डेट्स में तो हम उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। आपने रेक्टिफाइंग एंट्रीज पढ़ी होंगी, हम लोग उसकी एडजस्टमेंट करते हैं इवेंट को दोबारा उस डेट पे लाने के लिए ताकि कंबाइन किया जा सके। इसके अलावा एक रूल आईएफआरएस ने रख दिया है कि अगर ऐसा नहीं है कि पूरे साल की आप ट्रांजैक्शंस को एडजस्ट करें हों, सिर्फ 3 मंथ्स का गैप हो सकता है। 3 मंथ से ज़्यादा अगर गैप हो गया तो ये प्रैक्टिकली हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। तो सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आता है। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी से मुराद ये है कि पेरेंट और सब्सिडियरी की जो मेजरमेंट पॉलिसीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट जो है वो लेट्स से कॉस्ट मॉडल से अपने एसेट्स को मेजर करता है और सब्सिडियरी जो है वो वैल्यूएशन मेथड से करेगा, ये कॉस्ट से करेगा। तो इन दोनों के एसेट्स को कंबाइन करने में हमारे पास गैप आ जाएगा जो कि हमारे पास मेजरमेंट गैप है। तो आईएफआरएस हमारे पास कहते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया जा सके, ठीक तरीके से बेसिकली किया जा सके। अगर स्टेटमेंट्स की पॉलिसीज़ डिफरेंट होंगी तो उनको कंसोलिडेट करने में गलती हो जाएगी, जो भी गैप आएगा वो इस वजह से आएगा कि इसकी मेजरमेंट पॉलिसीज़ या मेथड्स अलग-अलग हैं। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कंसोलिडेशन में हम लोग करते क्या हैं। ये बहुत
सी व्यू है, बहुत ऊपर का व्यू है। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमने कंसोलिडेशन में करना क्या है। इतनी देर से हम कह रहे हैं कि कंसोलिडेट करना है, इसमें करना क्या है? आपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो कि पेरेंट की हैं, उनको कंबाइन कर देना है एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑफ दी सब्सिडियरी, यानी एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो पेरेंट की होंगी उनको कंबाइन कर देना है सब्सिडियरी की एसेट और लायबिलिटी के साथ। और जो भी प्रॉफिट्स होंगे पेरेंट के प्रॉफिट्स को सब्सिडियरी के प्रॉफिट्स के साथ कंबाइन कर देना है। इन शॉर्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और इसके अलावा हमारे पास कोई और भी स्टेटमेंट्स जो भी हैं, इक्विटी है या कैश फ्लोज है, मोस्टली हम इसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चेंज कर रहे होते हैं, जो हमारे पास इनके अंदर मेजर डिफरेंस आ रहा होता है। तो आसान अल्फाज में आपने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर देना है पेरेंट और सब्सिडियरी की। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू बेनिफिट प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।